आज भी जो है आपका बेसिक ही क्लास है। आज भी हम लोग कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे। अभी जो है चैप्टर कल या परसों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ और भी चीज़ है जो सीखना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपसे कह रहा है कि आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। उसी कड़ी में हम लोग देख रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक पहले हम लोग देख रहे हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक जो है आप लोग जो पढ़े होंगे वह क्या पढ़े होंगे, वह न्यूनतम मतलब छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, हो लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। ऐसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम हट करके यहाँ पे सीखेंगे क्योंकि हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे सभी संख्या को। तो सबसे पहले हम 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, फिर नहीं लगेगा, फिर 3 से 1 मरतबे यह कट जाएगा। क्लियर। अब आइए हम लोग 72 को लेते हैं, 72 को लेंगे तो 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, 2 एकाई 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा, 2 नमा 18 और फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे 3 से 1 मरतबे। 120 को लेते हैं तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 छक 12 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6 0, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 पचे 15 और फिर 5 से लगाएंगे 1। तो हमने अभाज्य गुणनखंड इसको कर लिया। अभाज्य गुणनखंड ये कैसे हुआ, तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं वैसी संख्या जिसका एक और वह खुद गुणनखंड हो, कम से कम 2 गुणनखंड हो, है ना, अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, उस संख्या का या तो वह खुद गुणनखंड है और या एक गुणनखंड है, वैसे संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आप जो भाग लगाए हैं 2 से लगाए हैं, तो इस 2 को देखिए, इसका जो गुणनखंड आप कीजिएगा या तो 1 है या खुद 2 है। इसको भी देख लीजिए, या तो 1 है या खुद 3 है। तो जो भी संख्या आपको यहाँ पे दिखाई देगा वह क्या है, यह जो है अभाज्य संख्या होगा। इसका फिर से 2 टुकड़ा नहीं हो सकता है, कहने का मतलब इसका कोई दूसरा गुणनखंड एक और खुद के अलावा नहीं हो सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्यों बोलते हैं। अब आ जाइए 6 का जो है आप गुणनखंड किए हैं तो कितना आया है, 2 आया है और 3 आया है। फिर 72 का 72 का आप किए हैं तो कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इतना आया है। अब आ जाइए 120 का आप देखेंगे तो 120 को तोड़े हैं तो क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, इतना आया है। अब क्या होता है, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक में जो होता है वह आपका यह जो गुणनखंड प्राप्त होता है उसका सबसे अधिकतम जो होता है लघुत्तम समापवर्तक में, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को जो है हम लोग लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 का अगर मान लिया जाए, इसका हम लिखेंगे तो 2 का घात 1 है, फिर 3 का घात कितना है, 1 है। यहाँ पे 72 के सामने लिखेंगे तो 2 का घात आपका कितना है, 3 है, और फिर 3 का घात आपका कितना है, 2 है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो 2 का घात कितना है, 3, और क्या है, 3 का घात यहाँ पर 1 दिया हुआ है, और 5 का घात कितना है, 1। तो सबसे बड़ी घात वाला को लेते हैं, है ना, सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एलसीएम निकालने के लिए अगर हमें लेना है तो कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए
अब जो है हम यहाँ पे एलसीएम के लिए ले रहे हैं, एलसीएम है ना। एलसीएम के लिए सब में से जो सबसे बड़ी घात है उसको लेंगे। तो 2 के बारे में सोचिए, तो 2 का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो सबसे बड़ी घात 2 का कितना है, 3। तो 2 का सबसे बड़ी घात वाला ले लिए। अब 3 के बारे में सोचिए, तो 3 का घात यहाँ 1 है और 3 का घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 का घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो 3 का घात क्या ले लेंगे, 2 वाला। फिर अब 5 आया है, तो 5 का घात कितना है, 1, तो केवल 5 आ जाएगा। अब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए 2 का घात 3 का मतलब कितना, 8, और 3 का घात 2 का मतलब कितना, 9 गुने 5 है ना। तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 8 पंचे 40 और 40 नमा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 आ जाएगा है ना। तो 360 आपका क्या आया, 360 आपका एलसीएम हो गया। क्लियर। तो थोड़ा सा हम क्या सीखें, अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे थे, वह न्यूनतम छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। और यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि जो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद वह जो उसका गुणनखंड होगा उस संख्या का, जैसे 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, तो इस तरह से सभी में सबसे बड़ी घात होगा उसको हम गुना के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे देखें 6 का गुणनखंड 2 दिया था, 3 दिया था, तो इसमें इसका घात यहाँ पे लिख लिए। फिर 72 का देखें तो 2 हमें यहाँ पे लेना है, तो उसका सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या आया, 3 आया। तो हमने 2 का घात क्या लिया था, 3। उसी प्रकार से फिर 3 के बारे में सोचे तो 3 का सबसे बड़ी घात वाला कौन था, 2, और 5 केवल 1 ही था, उसका घात केवल 1 ही था, तो वह भी ले लिए है ना। तो इस तरह से हम क्या किए कि किसी भी संख्या का गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका सबसे बड़ी घात हम लोग लेते हैं और उसको आपस में गुना कर देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको जो है आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब यह भी होता है कि वैसी संख्या जो सबसे कट जाए। कहने का मतलब है आपका जो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, 72 72 दिया हुआ है, और 120 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना आया है, 360 आया है। एलसीएम कितना आया है, 360। तो यह 360 जो है ऐसी संख्या है ना, वह छोटी सी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। इससे बड़ी संख्या और भी हो सकता है, 360 से और भी बड़ा संख्या लेंगे जो तीनों संख्या से कट जाए। कहने का मतलब है 360 को 6 भी काट दे, 360 को 72 भी काट दे, और 360 को 120 भी काट दे। अब इससे छोटी संख्या ऐसा आप लेना है जो तीनों को काट सके, तो यही सबसे छोटी संख्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है 360 जो आया है यह 6 से भी विभाजित होगा, और 72 से भी, और 120 से भी विभाजित हो जाएगा। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे। और अभी हमने बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड आता है उसकी सबसे बड़ी घात को हम गुना के रूप में लेते हैं और उसको गुना कर देते हैं। वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, आपका एलसीएम कहलाता है। तो इसको आप लिख भी लेंगे है ना, तो इसको एक लाइन लिख भी लेंगे, लिख लीजिए है ना। तो नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों का है ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुना, अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुना। बड़ी घातों का जो गुना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य, यह जो कहते हैं एलसीएम कहते हैं। जो हमने सबसे बड़ी घात वाला का गुना किए
वही कहलाता है आपका एलसीएम। चलिए नोट कर लीजिए। तो आपने क्या देखा कि एलसीएम जो आया था, एलसीएम जो हमने लिया था, वह जो संख्या था 6, 72 और 120 है ना, इसका एलसीएम कितना आया था? 360 आया था। क्लियर? तो आप जो है देखें, हमने कहा था कि 360 जो है, 360 को 6 भी काट देगा तो बिल्कुल काट देगा। कितना मरतबे में? 60 मरतबे में काट देगा। फिर जो है 360 को और कौन काट सकता है? 72 भी काट सकता है ना। और कौन काट सकता है 360 को? तो 360 को खुद जो है 120 भी काट सकता है, ऐसा काट सकता है ना। अब जो है हमने कहा 72 कितना मरतबे में काटेगा? यह 5 मरतबे में काटेगा और 120 जो है आपका 3 मरतबे में काटेगा। हमने कहा कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाना चाहिए? विभाजित हो जाना चाहिए। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या 360 से छोटा संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन हमने क्या कहा कि तीनों से कटना चाहिए। कहने का मतलब है, मान लिया जाए कि एक संख्या हम ले रहे हैं 144, ठीक है, तो आप कहिएगा कि 6 से विभाजित होगा। बिल्कुल 6 से विभाजित होगा, 24 मरतबे में यह विभाजित हो जाएगा, है ना। लेकिन 144 को विभाजित और किससे होना चाहिए? 72 से भी होना चाहिए। तो बिल्कुल 2 मरतबे में यह बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। लेकिन 144 को आपको 120 से भी विभाजित होना चाहिए, जो आपको जो है पूर्णतः यह जो है विभाजित नहीं होगा। होगा तो पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। कैसा संख्या नहीं आएगा? पूर्णांक संख्या नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, है ना, या दशमलव में विभाजित होगा। तो 360 से कोई ऐसा छोटी संख्या नहीं होगा जो ये तीनों से विभाजित हो जाए। क्लियर? तो इसके लिए हमने क्या किया कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का जो बड़ी घातों का गुना हमने किया तो हमें यह संख्या प्राप्त हो गया, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम एक संख्या लेते हैं आपको। अब हम चलते हैं एचसीएफ के तरफ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक देखेंगे, कह रहा है वह अधिकतम, मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 40, 36 और 126। क्लियर? तो इसको जो है वह कह रहा है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो है ना, इन तीनों को विभाजित जो कर देगा वह क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा, है ना। अभी क्या हम देखे थे कि हम एलसीएम जब देख रहे थे तो वैसा संख्या जो इस तीनों से विभाजित हो जाता था, लेकिन अभी हमें क्या पता करना है? वैसा संख्या जो इस तीनों को विभाजित कर दे। समझ में आया? कहने का मतलब है ऐसा संख्या पता करना है जो इन तीनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। वह संख्या क्या कहलाएगा? आपका मशक कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है प्राप्त करने के लिए, तो हम सबसे पहले 40 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 20 मरतबे में, फिर 2 से 10 मरतबे में, फिर 2 से 5 मरतबे में, फिर 5 इकाई 5। फिर हम 36 से करेंगे, तो 36 से 2 से कितना मरतबे में? 18 दूना 36। फिर 2 से 9 मरतबे में 36। फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3। अब आ जाइए 126 को आप गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 से 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। क्लियर? इसके बाद जो है फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 इकाई 3। 3 से लगेगा, फिर 3 सते 21, फिर 7 इकाई 7। अब यहाँ पे देखिए 40 का आपने गुणनखंड किया तो क्या प्राप्त हुआ? 2 का घात कितना प्राप्त हुआ? 3। तो 2 का घात जो है आपका 3 और गुना में 5 का घात कितना है? 1। फिर उसी प्रकार से आपने 36 का गुणनखंड किया तो क्या प्राप्त हुआ? 2 का घात 2, 2 का घात 2 और 3 का घात भी 2। 3 का घात कितना प्राप्त हुआ? 2। फिर 126 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया, इसका गुणनखंड किया
तो 2 का घात कितना 1 और 3 का घात कितना प्राप्त हुआ 3 का घात आपका 2 और फिर जो है 7 का घात 1 प्राप्त हुआ। अब हमने कहा कि ऐसा छोटी संख्या आपको प्राप्त करना है, बताना है कि 126 को भी काट दे, 40 को भी काट दे और 36 को भी काट दे। छोटी संख्या नहीं, वह सबसे बड़ी संख्या है ना। तो बड़ी संख्या प्राप्त करना है जो 40, 36 और 126 को काट दे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम में क्या देखा था कि अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ी घातों का गुना हमने देखा था। क्या देखा था, सबसे बड़ी घातों का गुना देखा था। उसका सबसे बड़ी घातों का गुना कर देने पर क्या प्राप्त हो जा रहा था, एलसीएम प्राप्त हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एचसीएफ में मतलब यहाँ पे जो होगा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी घातों का गुना। कहने का मतलब है उभयनिष्ठ कह दिए, इसका मतलब कि वही संख्या लेना है जो इस तीनों में हो और उसका सबसे छोटी घात वाला संख्या लेना है। तो कहने का मतलब है 2, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका सबसे, तो यह क्या 2 जो है क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो 2 का सबसे छोटी घात कितना है, 1 है। क्लियर। अब क्या 3 देखिए 2 में है और इस ऊपर वाले में नहीं है, तो 3 भी नहीं ले सकते हैं। 5 ऊपर में है और किसी में नहीं है, तो ये भी नहीं उभयनिष्ठ है। 7 जो है नीचे है और किसी में नहीं है, तो ये भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो आपका एचसीएफ जो आएगा वह कितना प्राप्त हो गया, 2। यह आपका एचसीएफ हो गया। तो हमने क्या कहा कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी घातों का गुना। तो उभयनिष्ठ तो इस तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटी घातों का गुना होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ के का केवल और केवल 2 है और इसका सबसे छोटी घात 1 है। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। आई होप एचसीएफ और एलसीएम आपको क्लास 10th के लिए समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहे हैं संख्याओं 84, 90 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। क्लियर। यहाँ पे हम लोग अब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखिए 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 इकाई 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21 और फिर 7 इकाई 7, इतना प्राप्त होगा। फिर 90 का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो 90 का कीजिए 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15 और फिर 5 इकाई 5। फिर 120 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 छक 12 0, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15 और फिर जो है 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 इकाई 5। ठीक है। तो जब आपने 84 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का घात कितना आया, 2, और 3 का घात कितना आया, 1, और 7 का घात कितना आया, 1। फिर जो है 90 का करेंगे तो 90 का आपका क्या आया, 2 का घात 1 आया, गुने 3 का घात 2 और गुने 5 का घात 1 आया। फिर 120 का आप लेंगे तो 2 का घात यहाँ पे 3 आया, गुने 3 का घात 1 और गुना में 5 का घात 1 आया। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए हमने कहा था कि उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी घात का गुना। तो उभयनिष्ठ का मतलब इसमें होना चाहिए तीनों में, तो तीनों में क्या दिख रहा है, 2 पहले दिख रहा है तो 2 ले लेंगे, और यह उभयनिष्ठ 2 है और सबसे छोटी घात कितना है, 1, तो 2 का 1 घात वाला। अब 3 भी उभयनिष्ठ है तो 3 का सबसे छोटी घात कितना है, उसका भी 1 है ना। तो इसको आप गुना कर देंगे, 3 दूना 6,
तो ये जो है आपका क्या हो गया, आपका HCF हो गया। 6 क्या हो गया, आपका HCF प्राप्त हो गया। अब LCM के बारे में हमने क्या कहा था, LCM। तो LCM के बारे में हमने कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ी घात का गुना, क्या कहा था, सबसे बड़ी घात का गुना। इसमें ऐसा नहीं है कि उभयनिष्ठ होना ही चाहिए, वह सब आ जाएगा, है ना। तो चलिए 2 यहाँ पे तीनों में है, तो 2 का सबसे बड़ी घात कितना है, 3, तो इसको ले लेंगे। 3 तीनों में है, तो 3 का सबसे बड़ी घात कितना है, 2, तो 2 वाला ले लेंगे। और 5 का घात जो है सबसे बड़ी घात 1 है, तो 5 का घात ले लेंगे। और 7 का घात जो है वह भी कितना है, 1। अब इन सबको गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा वही संख्या आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, है ना। तो इसको हल करेंगे तो 2 का 3 बार है तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 3 तिहाई 9 गुने 5 गुने यहाँ 7 का, यहाँ जो है 7 का घात 1 लेना था, है ना। तो गुने में क्या आ जाएगा, 7। तब जब इसको आप हल करेंगे, यहाँ पे अगर हल करते हैं, इसको गुना करेंगे तो आपका जो प्राप्त होगा 2520। कितना प्राप्त होगा, 2520। तो यही आपका जो है HCF हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि HCF और LCM जो है किसको कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 17, 23 और 29 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों आपको बताना है। तो सबसे पहले एक एक करके सबका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं। तो 17 का करेंगे, तो देखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 ही मर्तबे में 1 मर्तबे लगेगा, है ना, खत्म कहानी इसका। फिर आप 23 का करेंगे तो 23 का भी देख लीजिए, 23 जो है खुद 23 1 मर्तबे में कटेगा और कोई संख्या से नहीं लगेगा, क्लियर। फिर आप देख लीजिए 29, तो 29 भी वैसा ही संख्या है, यह खुद 29 से ही कटेगा 1 मर्तबे में। अब आप बताइए कि यह जो संख्या है इसका हमें क्या प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम इसका देखिए, 17 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है, 17 का गुने 1, यही इसका गुणनखंड है। दूसरा आपने 23 का किया है तो 23 का भी वही है, 23 और गुने 1, यह खुद जो संख्या है अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है। तीसरा आपने 29 का किया है तो इसका भी जो आया है 29 और क्या आया है, 1 आया है, क्लियर। अब आप बताइए इसका हमें प्राप्त करना क्या है, HCF और LCM। तो हम सबसे पहले HCF की बात कर लेते हैं, है ना। HCF की बात करेंगे तो हमने कहा कि HCF में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुना, है ना। तो देखिए इस तीनों में उभयनिष्ठ जो है केवल और केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 ही दिखाई दे रहा है। तीनों में उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है, 1 केवल दिखाई दे रहा है। और इसका घात भी कितना है, सबसे छोटी घात 1 ही है। तो HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1, क्लियर। अब चलिए LCM देखते हैं। तो LCM की बात किया जाए तो LCM में यहाँ पे देख लीजिए, LCM में अभाज्य संख्याओं का सबसे बड़ी घातों का गुना, सबसे बड़ी घातों का गुना हम लोग लेते हैं। तो सब को ले लेते हैं। तो देखिए 17 का, यह 17 का घात 1 है तो ये तो आ ही जाएगा। फिर 23 का घात 1 है तो 23 भी आ जाएगा। और 29 का घात 1 है तो 29 भी आ जाएगा। इन सभी संख्याओं को अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 11,339 जो है आपका आएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और एक संख्या आपको देते हैं, छोटा सा देखिए, अगर आपसे कहा जाए 3 व 5 का LCM और HCF दोनों निकालिए तो इसका क्या हो जाएगा,
ई भी अभाज्य संख्या है, ई भी अभाज्य संख्या है, तो अगर HCF निकालेंगे तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1, और LCM की बात करेगा तो LCM कितना हो जाएगा 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। तो चलिए नोट कीजिए, और आज भर हम लोग इतना ही। फिर अगले क्लास में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, उसको करेंगे। फिर जो है आपका वास्तविक संख्या जो चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, वो आपको स्टार्ट करेंगे।